खान यूनिस गाजा में जबरदस्त जंग चल रही है, बल्कि दो तरह की दो घटनाएं बड़ी हो गई है। एक में हमास ने उड़ा दिए हैं D9 बुलडोजर, उसके बारे में बात करेंगे, और फिर दूसरी जो जंग चल रही है उसके बाद दूसरी जो ये पहली बड़ी खबर, दूसरी बड़ी खबर जिसके बारे में बात हम लोग आज करेंगे वो इस चीज को लेके है कि जो अमेरिका ने इजराइल के साथ एक अजीब तरह का करार किया है, और वो उसकी बहुत सारी परतें हैं जिसपे गाजा पे सीधा असर पड़ रहा है। उसमें गाजा सीज फायर प्लान भी इन्वॉल्व है, लेकिन पूरी डायनेमिक्स बदल गई है ट्रंप और नेतन्याहू के बीच, और उसका क्या असर पड़ने वाला है गाजा पे, स्पेशली गाजा के सीज फायर पे। उसके बाद जो तीसरी बात हम करने जा रहे हैं यहां पर वो ये है कि कैसे जो शबाब गैंग, जो आईसिस का आदमी जिसको इजराइल ने खड़ा किया और जिसने बहुत सारी लूट मचाई, जिसने एड जो आ भी रही थी उसको लूटने का काम किया, हमास ने उसके कई लोगों को मारा। हमास लंबे समय से उसके पीछे पड़ा है, लेकिन इजराइल उसके पीछे है, मतलब हमास उसको मारने के लिए लगा है, शबाब को, बदमाश आईसिस का आदमी, और ये उसके पीछे हमास ने भी कैसे उसकी कमर तोड़ दी है वो पूरी आज क्या हुआ, कैसे हमास ने उसको कम्बैट किया, ये एक मतलब तीसरी खबर है। चौथी खबर ईरान को लेके, ईरान में बहुत बड़ी ऐसी ऐसी चीजें हो रही है। अमेरिका ने ऐसा ऑफर ईरान को दिया है कि सोचिए आपने सारे दौलत खाने खोल दिए हैं ईरान के लिए, कुछ भी ले जाओ लेकिन बस हमसे सीज फायर कर लो और न्यूक्लियर वेपन ना बनाओ। लेकिन ईरान का जवाब खामनेई साहब का क्या है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। पांचवी, लेबनान को लेकर बड़ी खबर है, रॉकेट हिजबुल्लाह ने फायरिंग करनी शुरू कर दी है। छठा, सीरिया में अल शरा ने बड़ा शर्मनाक एक करार इजराइल के साथ या तो कर लिया है या करने जा रहा है। सातवां अंतर्राष्ट्रीय जो खबरें हैं जर्मनी की, इटली की, और इंडिया पाकिस्तान चाइना को लेके और भी इस तरह के डेवलपमेंट्स हैं इंडिया पाकिस्तान चाइना को लेके जो हुए हैं और जिनके बारे में हमें बात करनी है। फिर रशिया के बारे में, नॉर्थ कोरिया के बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण खबरें हैं। सबसे पहले देखिए हम आते हैं गाजा खान यूनिस पे। अब गाजा खान यूनिस में क्या है, एक लंबे समय तक मैं आपको बता रहा हूं, मैंने कल भी जो वीडियो डाला, मैं कल वीडियो अपना ये वाला नहीं डाल पाया था, मैं DV9 वो जो DV लाइव पे जो बुशरा खानूम से मेरा इंटरव्यू था वो मैंने आपको दिखाया था। मैं यात्रा में था और मैं इस समय उत्तर प्रदेश में हूं, और उत्तर प्रदेश में आपको बता दूं कि मेरी गांव की यात्राएं हैं बाराबंकी बहराइच जिले में, और जहां पर मैं किसानों के बीच उनकी जो समस्याएं हैं उससे मैं पूरी जो गाजा में और जो चल रहा है ईरान गाजा और किस तरीके से ग्लोबल साउथ का नेतृत्व ये ताकतें कर रही हैं। हम लोग ग्लोबल साउथ के लोग हैं, भारत में किसानों की हालत बहुत ही खराब है, और उस पूरी परिस्थितियों में, और जबकि बहुसंख्यक किसान है, तो उस पूरी परिस्थिति में कैसे किसानों को, भारत के किसान, उत्तर प्रदेश के किसान जो 1857 की रीढ़ रही है, जब तक उत्तर प्रदेश के किसान नहीं जगेंगे देश में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो जब उत्तर प्रदेश के किसानों की समस्याएं कैसे ईरान और हमास से जुड़ी हुई हैं, सोचिए कितना, ये कोई मैसेज दे पा रहा है? ये नहीं दे रहा, कोई कोशिश ही नहीं कर रहा। तो ये देखिए, जो मैं अभी उसकी यात्रा करूंगा, मैं कोशिश करूंगा उसकी भी कुछ वीडियोस आपके सामने आए, लेकिन हम जल्दी से इस पे आते हैं। जो गाजा खान यूनिस में हो रहा है वो बड़ा यूनिक हो रहा है। उसकी जो टेक्निकल खबर है उसको वो कोई नहीं दे पा रहा आपको। कहीं आपने सुना है कि ये कौन सी टेक्नोलॉजी हमास यूज कर रहा है? मैं तो लगातार कुछ ना कुछ बता रहा हूं आपको, और वो आज विकसित होते होते यहां आ गया है कि कुछ कॉन्क्रीट आपके सामने मैं और भी कुछ फैक्ट्स लाया हूं आसान भाषा में, लेकिन वो ऐसी चीजें हैं जो जानना जरूरी है। अभी देखिए क्या है, दो चीजें हो रही हैं जो आज हो रही है, फिर मैं पहले कभी बताऊंगा। आज जो हो रही हैं कि D9 बुलडोजर, 2 D9 बुलडोजर हमास ने उड़ाए, और हमास ने ये था कि ये जो टैंडम जो रॉकेट्स हैं उससे उड़ाए। और ये टैंडम रॉकेट्स क्या है? टैंडम रॉकेट्स क्या है कि आप सोचिए, जैसे रॉकेट्स हैं पर उनकी खासियत क्या है वो मैं बताऊंगा। टैंडम की जो आरपीजी, वो ये लॉन्च होते हैं आरपीजी से, जो शोल्डर लेंथ की लंबी जो गन होती है जिसको ऐसे रख के मारा जाता है, और ये टैंक के खिलाफ मारे जाते हैं। अब टैंडम क्या है? टैंडम में एक बहुत ही यूनिक एंटी टैंक फीचर है, एक जो टैंक के लिए खास तौर पे वो सुरक्षित है, मतलब टैंक्स के खिलाफ वो बहुत इफेक्टिव होता है। और वो जो है उसमें डुअल वॉरहेड है, यानी डुअल वॉरहेड नहीं बल्कि उसका जो डेटोनेशन है वो 2 बार होता है टैंडम का।
जो हमास ने आज मारा, और जिससे D9 बुलडोजर जिनका बहुत स्ट्रांग आर्मर होता है वो पेनिट्रेट कर और वो पूरा उड़ गए। तो ये जो होता है ना, अच्छा ये जो टैंडम जो शेल्स आरपीजी लॉन्चर से हमास मार रहा है, ये PGV-7R, ये ओरिजिनल रशियन टेक्नोलॉजी है जो ईरान के माध्यम से हमास तक पहुंची। फिर हमास ने उसमें बहुत सारा अपना लोकल सिचुएशन के हिसाब से जो इजरायली टैंक्स हैं, मरकवा टैंक्स और जो इजरायली वाहन है, उनको कैसे, उनकी जो खासियत है उसमें डबल ट्रिपल आर्मर होता है, उनको कई बार तीन लेयर्स को पेनिट्रेट करना पड़ता है हमास को। तो वहां उसने मॉडिफिकेशंस किए हैं कि टैंडम में डेटोनेशन 2 ही हो, लेकिन वो 3 लेयर्स को कैसे पेनिट्रेट कर जाए। ये जो सारी देखिए खूबी है, तो ये जो खूबी है जिसको PGV-7R से मारा है, जिससे दो जो D9 बुलडोजर उड़ गए, और उसकी जो, अच्छा ये तो टेक्निकल बात हो गई। जो इमोशनल बात है या जो एक उसकी सीन का जो डिस्क्रिप्शन है जिससे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो ये है कि हमास के फाइटर्स चढ़ गए D9 बुलडोजर के ऊपर। और आप सोचिए D9 बुलडोजर के ऊपर चढ़ के, और ये आज की बात है, D9 बुलडोजर के ऊपर चढ़ गए, वहां पर कैनपी लगी होती है, वो भी एक तरह का रक्षा कवच होता है, और D9 बुलडोजर के ऊपर चढ़ के उन्होंने वहां पर एक ऐसा फॉल्स इंप्रेशन क्रिएट किया कि जैसे वहां पर 2 लोग ऊपर चढ़े हैं। अब D9 बुलडोजर के ऊपर तुम चढ़ जाओ तो उसका तो वो तो उसके पास भी अपनी एक छोटी सी एक फायरिंग गन होती है, उसमें 2-3 सोल्जर्स होते हैं, उससे वो फायर कर सकते हैं, लेकिन वो ऊपर कैसे फायर करे। और ऊपर चढ़ के आप सोचिए, ऊपर चढ़ के इजरायली फोर्सेस मतलब घबराहट में ऊपर ही मारने लगी, और वो इतना कम डिस्टेंस है, उसमें से कुछ उसी में घायल हो गए। और ऊपर जब चढ़ गए, उसके बाद ऊपर चढ़ के कूद के नीचे आए, नीचे आके उन्होंने सीधे मारा। अब आप सोचिए, पूरा डिस्ट्रैक्ट किया, ऊपर चढ़ गए। मतलब कमाल है ये, ऐसी ऐसी चीजें। जैसे मैंने बताया था कि मलबों के पायदानों से जो लड़ाई हुई थी, हमास के इस बार सोल्जर्स ऊपर चढ़ गए और दो बुलडोजर, और साइमल्टेनियसली, और ये भी अब एक दूसरे को भी लग सकती थी, लेकिन नहीं, वो लोग तो रिस्क लेना जानते हैं। यही तो बात है, टेक्नोलॉजी भी वो हाई क्रिएट करते हैं और रिस्क भी बढ़ा लेते हैं। अब आप ये बताइए ना, इसको कैसे आप एनालाइज करेंगे। अच्छा, इस समय जो पूरी अभी जो दूसरी जो लड़ाई चल रही है, उसमें बताइए 4 तरफ से हमास के कम से कम 21 फाइटर्स ने 44 आईडीएफ की फोर्सेस को घेरा हुआ है। 21 फाइटर्स हैव एनसर्कल्ड 44 आईडीएफ सोल्जर्स, और ये चारों तरफ से घेरा, मतलब 3 तरफ से आमतौर पे हमास घेरता है, क्योंकि एक जगह वो एग्जिट भी छोड़ता है, क्योंकि गुरिल्ला वॉरफेयर है ये। इसमें आप ये तो है नहीं कि आपको एनिहिलेट कर देना है, आप मार के और पीछे हटते हैं। गुरिल्ला वॉरफेयर में ये नहीं होता है कि आप जब आप बड़ा इंसर्कलमेंट करते हैं, ऐसे अगर 4-5 लोग हैं आईडीएफ के, तो वो तो आप मार दोगे गुरिल्ला वॉरफेयर में। लेकिन जब जैसे 20-21 हैं, उनको आपने कहीं घेरना है और गुरिल्ला वॉरफेयर की टैक्टिक्स में ही रहना है, तो आप 3 तरफ से घेरते हो, एक आप एग्जिट पॉइंट छोड़ते हो, और कई बार ऐसा भी होता है उस एग्जिट पॉइंट से जो निकल रहा है उसको हमास के फाइटर्स दूसरी जगह छुपे होते हैं, वो वहां से मारते हैं, ये भी होता है। लेकिन अभी आज जो हुआ वो 4 तरफ से घेरा है, जैसे रेगुलर आर्मी घेरती है, और बार बार ये चीजें आई हैं पिछले 5-6 महीनों में। कई बार आपने मेरे मुंह से सुना होगा कि हमास कैसे गुरिल्ला वॉरफेयर की टैक्टिक्स रेगुलर आर्मी की टैक्टिक्स के साथ उसका सम्मिश्रण कर रहा है। और ये जो हमास कर रहा है, ये एक तरीके से एक रिवर्स गुरिल्ला वॉरफेयर है। अब रिवर्स गुरिल्ला वॉरफेयर क्या होती है? रिवर्स गुरिल्ला वॉरफेयर मतलब वॉरफेयर की टैक्टिक्स तो गुरिल्ला है, लेकिन वो रेगुलर उसमें कभी भी रेगुलर एक मिलिट्री सिचुएशन में वो कन्वर्ट हो जाता है। ये इसको कहते हैं रिवर्स गुरिल्ला टैक्टिक्स। अब इसके तहत अब वो 3 तरफ से उसने घेरा। एक तरफ से इजरायलियों ने, आमतौर पे इजरायली सोचते हैं कि एक तरफ वो छोड़ के रखता है, हालांकि वहां भी खतरा है, लेकिन एक तरफ वो एक पॉइंट छोड़ के रखता है। तो इस बार 3 तरफ से घेरा, तीनों तरफ से गोलियां चल रही हैं, इजरायलीज भी अपनी पोजीशन में है, गोली चला रहे हैं एकदम। जैसे भाई गाजा कोई खुला एरिया है नहीं, चारों तरफ मलबे हैं, ये है वो, मतलब एक डेंस सिटी एरिया और सिविलियन पॉपुलेशन भी है, उस सब के बीच ये हो रहा है। और उधर से धीरे धीरे आईडीएफ को पता ही नहीं चला, धीरे धीरे पीछे उनका जो चौथा जो एक एग्जिट पॉइंट होता है, जो हमेशा हमास छोड़ता, पहले छोड़ा,
उसके बाद वो कवर कर लिया। और वो कवर कैसे किया? वो कवर ऐसे किया कि वो पूरा जो हमास के फाइटर्स हैं वो पूरा झाड़ों के साथ, उनकी ड्रेस में झाड़ियां और ये सब बिल्कुल ऐसे लग रहा है झाड़ हो, और उसके पीछे ही कुछ एक हल्का सा एक मतलब झाड़ों का एक एरिया है, वहां पर वो लोग जम गए। और आईडीएफ के सोल्जर समझ ही नहीं पाए कि उन्होंने चौथे एग्जिट को ब्लॉक कर लिया। इसलिए जब 21 आईडीएफ सोल्जर्स ये करीब 44 आईडीएफ सोल्जर्स को 21 हमास के फाइटर्स ने जो घेरा है, ये मैं शायद उल्टा बोल गया था पहले, तो मैं इसको क्लैरिफाई कर दूं कि 21 आईडीएफ सोल्जर्स को 44 हमास के फाइटर्स ने घेरा। ये एक बड़ा अटैक था। ये गुरिल्ला वॉरफेयर केवल नहीं, क्योंकि गुरिल्ला वॉरफेयर में 8-10 की यूनिट होती है, यहाँ 44 हमास के फाइटर्स। तो अब ये जो घेराबंदी हुई, इसमें संख्या भी हमास के पक्ष में, लेकिन इन लोगों ने जो इंटेलिजेंस का यूज कर, अभी ये अभी युद्ध चल रहा है, अभी पूरा जो एग्जिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। कई आईडीएफ सोल्जर्स मारे गए, कम से कम 3 से 4 की तो मुझे खबर है कि वो मारे गए, और आईडीएफ इसको एक्सेप्ट करेगा कल। लेकिन आप ये सोचिए कि जो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, उनको जो झाड़ बने हमास के फाइटर्स हैं वो मार रहे हैं, तो इसलिए वो संख्या ज्यादा भी हो सकती है। और ये भी मुठभेड़ कम से कम, जैसे आमतौर पे होता है आजकल मुठभेड़ों में, गाजा की खास तौर पे इस फेज में 5 से 6 घंटे हो गए, लगातार गोली चलती है, रुकती है, वो रीलोड करते हैं, मारते हैं, रीलोड। एम्यूनेशन जो है वो आईडीएफ का इस बार खत्म हो रहा है, क्योंकि चौथे साइड से वो कटे हुए हैं, मतलब चौथा भी उनका जो एग्जिट पॉइंट है वो भी काटा हुआ है, जहां से थोड़ी बहुत एम्यूनेशन कई बार आईडीएफ को पहुंच जाती है। अब ये जो नई घेरेबंदी जो हमास ने की है, देखिए एक बड़ी इंटीमेट सी वॉर भी है ये, और ये बहुत ही एक एक्सप्लोजिव मरने मारने की लड़ाई है। इसमें इंटीमेट इस मामले में कि बहुत नजदीक से लड़ाई हो रही है, और नजदीक से लड़ाई बहुत कम, तब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में देखा था हमने, 1857 में देखा था। वियतनाम वॉर नजदीक की लड़ाई उस तरह की नहीं थी, क्योंकि उसमें क्लासिक गुरिल्ला टैक्टिक्स थी, अचानक लोग आते थे, वियतनामीज मारते थे, निकल जाते थे। यहां पर आमने सामने की लड़ाइयां बहुत बार हो चुकी हैं, जहां पूरा खून खच्चर हुआ है, मारा है, बिल्कुल जैसे कई बार तो चाकुओं से मारा है। तो ये जो पूरी एक बात है, ये जो खास तौर पे गाजा की बात है, ये देखिए फैक्टर आपको समझना बहुत जरूरी है, और ये हमास की बढ़ती हुई जीत है। एक चीज और आपको बता दें कि एक वीडियो मैंने एक्स पे रिलीज किया है, जिसमें हमास ने जो 7 लोग खान यूनिस में 24 जून को मारे गए थे, वो अलग है उसका वीडियो, वो भी मैंने रिलीज किया, जिसमें हाथ से एक हमास के फाइटर ने पूरा मतलब 2 हमास के फाइटर्स ने 2 इजरायली व्हीकल्स के कॉकपिट में डाल दिया अपने हाथ से एक्सप्लोजिव। उसके अलावा 20 तारीख को, 18 तारीख को, 16 तारीख को और 12 तारीख को, इस तरीके से 4 घटनाओं का एक वीडियो आया है 2 मिनट 41 सेकंड का, जो मैंने एक्स और टेलीग्राम में डाला है। और उसमें आप देख सकते हैं कि उसमें ईएफपी यूज की है। ईएफपी मतलब एक्सप्लोजिव फॉर्म्ड पेनिट्रेटर्स, यानी ये एक ऐसी डिवाइस, ये आईईडी होती है, इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस, लेकिन ईएफपी की खासियत होती है। ईएफपी में क्या होता है कि जो एक कॉपर की लेयरिंग होती है, जिसका स्ट्रक्चर जो कॉनकेव होती है, कॉनकेव आप समझना ना, ऐसे जो बाहर आती कार, जैसे कॉनकेव ऐसे होता है, कॉन्वेक्स ऐसे होता है। तो कॉनकेव जो होता है, तो कॉनकेव उसका जो एक बाहरी स्ट्रक्चर होता है। तो जब एक्सप्लोजिव फटता है, तो ये जो ईपीएफ है, ईएफपी, एक्सप्लोसिवली फॉर्म्ड पेनिट्रेटर, ये पूरा जो कॉपर है उसके साथ, उस मेटल के साथ वो पतला होता जाता है, और वो जाके एक खास डिस्टेंसेस में वो एक बड़ा, मतलब जो आईडीएफ के मरकवा टैंक्स हैं, उनके जो 2 लेयर्स हैं, उसमें जो बाहरी लेयर ईआरए होता है, फिर एक अंदर का लेयर होता है, उसको वो दोनों को पेनिट्रेट कर जाता है, क्योंकि इतना उसमें पावर होता है। और ये जो ईएफपीज होते हैं, इनको खास तौर पे यूज किया जाता है शॉर्ट डिस्टेंस की लड़ाइयों में। इनका ये भी इस्तेमाल होता है कि ये जो इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइसेस हैं, ये जरूरी नहीं कि ये एक प्रोजेक्टाइल बन जाए, ये तो ऐसी फट भी सकती है। जैसे बहुत बार हमास ने जमीन के नीचे गाड़ी है और उससे फटा है, पूरा मतलब टैंक्स उड़े हैं, बुलडोजर्स उड़े हैं, तो कई तरीके। लेकिन इसमें क्या होता है कि अब ये रॉकेट भी नहीं है, ये एक्सप्लोजिव, ये उससे आरपीजी से नहीं छोड़ी गई है, ये जो ईएफपी है। लेकिन इसमें जो है ये एक्सप्लोजिव डिवाइस, इसको डेटोनेट किया जाता है, रिमोट से डेटोनेट करिए, या
तो ये, लेकिन डिटोनेशन के बाद ये रॉकेट बन जाता है। ये ईएफपी की खासियत है, तभी उसका नाम है एक्सप्लोजिव फॉर्म पेनिट्रेटर, वो ऐसे जाता है। तो ये जो इस्तेमाल है, ये आप उस वीडियो में आप देख सकते हैं जो 2 मिनट 41 सेकंड का है। उसके बाद देखिए अभी लड़ाई चल रही है, उसके बारे में अंत तक शायद कुछ और अपडेट आए, वरना आप कल सुनेंगे। जो दूसरी जो बात है, जो अमेरिका और इजराइल का जो अजीब सा करार है। अब अमेरिका और इजराइल में क्या स्थिति है, अमेरिका जो है वो एक तरफ ईरान को बड़ा प्रपोजल दे रहा है, जो मैं अगली चौथे पॉइंट में डिस्कस करूंगा। अभी जो हो रहा है कि ट्रंप बयान दे रहा है कि नेतन्याहू को जो इजराइल की जुडिशरी है वो छोड़ दे। अब उसमें क्या है, नेतन्याहू के ऊपर केसेस इतने हैं और नेतन्याहू को ट्रायल में बार बार जाना पड़ता है। अब उस ट्रायल की जो एक प्रेशर है नेतन्याहू के ऊपर, वो दिखने लगा है। और नेतन्याहू ने ट्रंप से अपील की, और ट्रंप ने कहा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जब नेतन्याहू इतना बड़ा काम कर रहा है, ये नेतन्याहू के शब्द है, जबरदस्त, इतना बड़ा काम, तो इतना बड़ा काम कर रहा है और उसको उसकी जुडिशरी जो है फंसाए हुए। अरे यार, मतलब तुम जुडिशियल प्रक्रिया, मतलब एक इजराइल ज़ायनिस्ट स्टेट है, रेसिस्ट स्टेट है, उसमें कानून का राज उस तरह से नहीं है। अरब सिटीजन्स को, मुस्लिम सिटीजन्स को सेकेंडरी सिटीजन समझा जाता है, उनको वो अधिकार नहीं है जो जूस को है। फिर भी जो भी है, एक जुडिशरी तो है ना जो जूस के बीच के आपसी जो बहुत सारे केसेस है उनको सुलझाती है, उसको भी तुम नहीं चलने दोगे। अब ये देख, और ट्रंप जैसे, अच्छा ट्रंप कैसे बिहेव कर रहे हैं, जैसे इजराइल जो है अमेरिका का 51st स्टेट है, 50 राज्य हैं। भारत में 28 राज्य है, 7 यूनियन टेरिटरी, अमेरिका में 50 राज्य है, और 51वां राज्य अभी ट्रंप कह रहा था कि कनाडा को बनाओ, फिर ग्रीनलैंड को भी कह रहा था, और अब लगता है असली में लेकिन इजराइल उसका 51st स्टेट है। हालांकि लोग कहते हैं कि नेतन्याहू ट्रंप को यूज करता है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं ट्रंप नेतन्याहू के ऊपर भारी, अब जो भी है। बट सवाल यह है कि ऐसे बिहेव ऐसे कर रहे हैं और इजरायलीज उसको और बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि अमेरिका में ये पूरी एक लाइन चल रही है कि इजराइल के इंटरेस्ट अमेरिका के नेशनल इंटरेस्ट है, और इसके खिलाफ अमेरिकन बहुत ज्यादा है, स्पेशली जिन्होंने ट्रंप को वोट किया है, वो इस तरह की चीजों के बहुत ही खिलाफ है। उनका कहना है कि ये हमारे पूरे संविधान के, हमारे पूरे राष्ट्रवाद, जो अमेरिकन राष्ट्रवाद है, उसके खिलाफ जाता है। जो अमेरिकन क्रांति, अंग्रेजों के खिलाफ जो उन्होंने क्रांति 1776 से लेकर 1783 तक जो 7 साल अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध चला, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जिसे कहते हैं, उसका यह उल्लंघन है, ये अमेरिकन कह रहे हैं। अब यहां पर एक वाकई ये कभी पॉइंट आएगा, फ्लैश पॉइंट आएगा, लेकिन ट्रंप जो है, वो जो नेतन्याहू के साथ जो बनाता है रिश्ता, उसमें ट्रंप ये भी कह रहा है कि नेतन्याहू ने बहुत बड़ा काम किया, लेकिन वो बहुत बड़ा काम ईरान ने भी किया, ये भी कह रहा है कि ईरान ने भी बहुत बड़ा काम किया। अब आप बताइए क्या है इसकी स्थिति। तो ये मैं ये कह रहा हूं कि आप देखिए दुनिया के स्तर पे जो पूरी राजनीति बदल रही है, डिप्लोमेसी का तरीका बदल रहा है, वो अमरीश मिश्रा स्पीक्स आपको बताता है। हर वक्त हम आपको कंक्लूजन नहीं बता सकते, हम आपके सामने कई बार फैक्ट्स रखते हैं, हो सकता है कि 3-4 दिन बाद उसके एनालिसिस हो, लेकिन एनालिसिस भी रखता हूं। तो ये जो ट्रंप और नेतन्याहू फिनोमिना है, इसकी ये अभी इसको, अच्छा इसके साथ एक और खतरनाक चीज जुड़ी, मतलब जो बहुत महत्वपूर्ण है। वो क्या खतरनाक चीज है? वो खतरनाक चीज ये है कि ट्रंप ने एक गाजा सीजफायर का प्लान नया रखा है। उस सीजफायर प्लान के हिसाब से अगर हमास सरेंडर कर दे, हमास छोड़ दे, एग्जाइल पे चला जाए, तो गाजा को एक इंडिपेंडेंट राज्य की स्टेटस मिल सकती है। लेकिन इसमें होल्स देखिए, ये एक तो ये बात कि ऐसा कई बार पहले भी नेतन्याहू कह चुका है कि हमास को अपने हथियार डालने होंगे। हमास ने कहा है कि हमारे हथियार हमारे नहीं है, फिलिस्तीनी जनता के हैं, फिलिस्तीनी जनता के हम कवच हैं। अगर कवच ही हट जाएगी तो फिर नेगोशिएशन क्या होगा, क्या बातचीत होगी, कैसे राज बनेगा? राज को आर्मी चाहिए। अभी फिलिस्तीन एक स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ रहा है, बिना एक सेना के स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी नहीं जा सकती। तो ऑब्वियसली तो हमास उस लाइन पे है। लेकिन ये लोग, अब ट्रंप जो प्रपोजल लाया है उसमें उसने ये प्रपोजल दिया है कि अरब स्टेट्स हैं, ये हैं सऊदी अरेबिया वगैरह, ये मिलके कुछ एक नया एडमिनिस्ट्रेशन गाजा में बनाए, हमास को अलग करो। अजीब, मतलब वही पुरानी ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, वो वाली सिचुएशन है। वही पुरानी शराब नई बोतल में आप पेश कर रहे हो। उससे क्या हो जाएगा? उसमें ये बात उसने कहा कि देखो ये हो जाएगा तो
जो नेतन्याहू ने कहा है कि 2 स्टेट सोल्यूशन हम नहीं मानते, तो वो 2 स्टेट सोल्यूशन मान लेगा। अरे यार, किसको बेवकूफ बना रहे। और ट्रंप अजीब टाइप का वो, मतलब गुस्सा भी आती है, हंसी भी आती। अब आप देखिए, वेस्ट बैंक को इजराइल एनेक्स करने जा रहा है। 2 स्टेट सोल्यूशन में गाजा वेस्ट बैंक दोनों एक राज होते, मतलब एक फिलिस्तीनी राज का हिस्सा होते और ईस्ट जेरूशलम कैपिटल होता, ये है। लेकिन अब 2 स्टेट जो वो अभी तो वेस्ट बैंक को इजराइल एनेक्स कर लेगा। और ये जो ट्रंप का प्लान नया आया है, इसमें भी वेस्ट बैंक पे इजराइल का कब्जा रहेगा। मतलब केवल गाजा में 45 किलोमीटर का आप देश बना रहे हैं। मतलब मूर्खता की हद है। और यहीं पर हमास जो है स्कोर कर जाता है, क्योंकि हमास कहता है कि अगर ऐसी बात है तो 2 स्टेट सोल्यूशन को हम लात मारते हैं। जाओ साले, 2 स्टेट सोल्यूशन को हम लात मारते हैं। हम 1 स्टेट सोल्यूशन की बात करेंगे। हमें पूरा इजराइल खाली चाहिए, जो ईरान ने भी कहा था। ईरान ने कहा था, आपने सुना होगा कि जब सारे ईरान के टॉप मिलिट्री लीडरशिप मारे गए थे 14-15 जून के आसपास, तो वहां के IRGC के नए कमांडर ने कहा था कि इजरायलियों के पास 2 ही विकल्प हैं, या शेल्टर में बंकर में घुट घुट के मर जाए, वरना छोड़ के चले जाए, जहां से आए वहां से चले जाए। तो ये जो देखिए, जो अभी ट्रंप का प्लान है, और इसमें अरब, सऊदी अरबिया वगैरह की बड़ी शर्मनाक इसमें, अच्छा देखिए, सऊदी अरबिया को भी शर्मनाक। अब सवाल यहां पर यह है कि उनसे पूछा जा रहा है क्या? क्योंकि देखिए, ट्रंप ने कहा कि हमने जो $5 ट्रिलियन, जब अब ये गए था, ये मई के 10-15 मई के बीच ट्रंप गया था सऊदी अरेबिया और कतार वगैरह, और कतार ने उसको एक आलिशान प्लेन भेंट किया। तो ट्रंप कह रहा है कि $5 ट्रिलियन हम वहां से छीन के लाए, लिटरली ऐसी भाषा। और अब कह रहा है $6 ट्रिलियन हो गई। और ये जो पूरा जो मतलब मैं अभी आगे बताऊंगा ईरान वाले मसले पे, कैसे वो भी कह रहा है कि वो अरब देश जो है उसको फंड करें, जो ईरान को वो ऑफर कर रहा है। तो हर चीज ट्रंप की ये है कि हम अपने जेब से कुछ नहीं खर्च करेंगे, दूसरे लोग करें। तो इसमें सऊदी अरेबिया विक्टिम भी है, मिडिल ईस्ट के बाकी जो छोटे छोटे देश हैं विक्टिम भी हैं। लेकिन अपने विक्टिमाइजेशन को उन्होंने खुद भी दावत दी है। अमेरिका के साथ क्यों दिया? ईरान का अगर साथ देते तो शिया सुन्नी एकता का मॉडल पूरी दुनिया में बनता है, जो कि बन रहा है, अभी जनता के सर पे तो बन रहा है। और ईरान पूरी तरह से उसका नेतृत्व लिए, मतलब ईरान और हमास उसका नेतृत्व लिए हुए। और इसको लेके मैं काफी गर्म भी हुआ हूं परसों के वीडियो में आपके सामने। अब ये जो पूरी बात है, देखिए, ये जो पूरी बात है, ये यहां पर इसका ट्रंप का प्लान, ये बहुत ही बोगस और एकदम फेलियर वाला प्लान है। लेकिन इसमें मिडिल ईस्ट के देशों को डिसाइड करना पड़ेगा कि वो किसके साथ उनको जाना है। उसके बाद देखिए, जो तीसरी बात है कि हमास ने जो शबाब ग्रुप है, जो आईसिस का गुंडा जिसको ईरान फंड करता है, उसको फिर बहुत मारा है। 400 लोग हैं शबाब के, उसमें 100 को तो मार दिया था पहले, 500 थे, अब 400 राफा में सीमित हैं। आज नुसैरत जो एक एरिया है गाजा में, सेंट्रल गाजा में, उस पे अटैक में कुछ लोग इन्वॉल्व थे। उस पे सोचो, फिलिस्तीनियों ने अपने ही लोगों पे हमला किया, ये और इजराइल की मदद से। तो उसको लेके हमास ने उन लोगों को आज करीब 3 लोगों को गिरफ्तार किया, पब्लिक पिटाई की, और उसके बाद जो उनके कब्जे में जो 17 गेहूं के वो थे बोरे, वो छीन लिए। अब ये लोग देखिए, क्योंकि एड चुराना काम है शबाब गैंग का। ये फिलिस्तीनी है, लेकिन ये आईसिस का आदमी है और इजराइल का आदमी है, सीधी बात है। तो अब यहां पर जब शबाब गैंग के जो गुंडे हैं, उनको जो सबक सिखाया जा रहा है, सैकड़ों मार दिए गए हैं, सैकड़ों को उल्टा लटका के मारा गया है पब्लिकली, यही तरीका ही है। हम तो बिल्कुल 100% इसको एंडोर्स करते हैं। तो बहरहाल, तो हमास ने इन पे पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया। अब हम चौथी खबरें पे आते हैं। ईरान को लेके अमेरिका ने कहा है कि तुम्हें क्या चाहिए ईरान से। $50 बिलियन चाहिए, $60 बिलियन चाहिए। जैसे मोदी ने बिहार में एक इलेक्शन में जब हारा था 2015 में, कहा था क्या चाहिए, 80,000 करोड़ चाहिए, मतलब डेवलपमेंट के 90,000 करोड़ चाहिए, 1 लाख करोड़ चाहिए, 1,25,000 करोड़ चाहिए। तो उसी पे लालू ने कहा, है मोदी, नसवा फट जाइए, तो नस फट जाएगी तुम्हारी। तो ये जो पूरी चीज है, इसमें जो है इसी तरह की बात ट्रंप कर रहा है कि क्या चाहिए तुम्हें बताओ, $5 बिलियन, $6 बिलियन, पूरा हम सारे सैंक्शन हटा देंगे। ये शर्त यह है कि यूरेनियम तुम एनरिच नहीं करोगे, और अमेरिकन सुपरविजन में सारी चीजें होंगी। जबकि ईरान के पार्लियामेंट ने इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी का
कोई भी सुपरविजन मानने को इनकार कर दिया जो अभी तक वो मान रहा था। उसने कहा हमने सारी चीजों को कंप्लाई किया, लेकिन आपने हमको धोखा दिया, आपने इस नाम पे हम पे हमला किया कि हम न्यूक्लियर वेपन बना रहे हैं, जबकि सारी चीजें हमारी खुली थी। कितने हमारा यूरेनियम 60% एनरिच था, पूरी दुनिया को पता है, 90% नहीं पहुंचा था, और आपने उस पर भी हमला किया। कोई रीजन नहीं था, हमने हर चीज हम अपनी खोल के पारदर्शिता हम दिखा रहे थे। और ये बात इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी के जो चीफ हैं ग्रॉसी, उसने बाद में एक्सेप्ट की, लेकिन शुरू में झूठ बोला, इसीलिए वो एक मौका देने के लिए इजराइल को युद्ध शुरू करते कि मतलब इजराइल युद्ध शुरू करे। ये सब इनकी मिली भगत है, ये इनकी बदमाशी है। अब इस चीज को लेके ईरान ने पूरा खूंटा गाड़ दिया। ईरान ने यह भी बताया है, कुछ ऐसे फैक्ट रिलीज किए हैं कैसे इजरायली ग्राउंड फोर्सेस एक्टिव थी। आप सोचिए, अजरबैजान में मोसाद के बड़े हेडक्वार्टर्स थे, वहां से ड्रोन लॉन्च हुए, उसके बाद वहीं से एक ग्राउंड शालदाग यूनिट, नाम भी उसका आ गया, शालदाग यूनिट, जो इजराइल की अंडर कवर यूनिट है, इसने ग्राउंड ऑपरेशन करने की ईरान में कोशिश की थी। सोचिए, खामनेई को जो पकड़ के मारने की बात थी, या पकड़ के गिरफ्तार करके इजराइल लाना, या अमेरिका ले जाके, या जो भी अब उनका ट्रायल करना, ये शालदाग यूनिट करने वाली थी, क्योंकि उसको खामनेई को जिंदा पकड़ना था। बाद में ट्रंप ने कहना शुरू कर दिया कि तुम मारे भी जा सकते हो, वो तो आपको पता ही है पूरा एपिसोड। तो बड़ी अचंभित करने वाली चीज, लेकिन ईरान खड़ा रहा, ईरान ने सारी चीजों को रिफ्यूट किया, सारी हर एक साजिश को नाकाम किया। और उसके बाद ईरान के जो लीडर हैं, सुप्रीम लीडर खामनेई, उन्होंने दो ही बातें, वो जो कहा जा रहा था वो कहाँ है, तो उन्होंने पूरा बाहर निकल के जो भाषण कल दिया 26 जून को, उस पूरे भाषण में उन्होंने सब बहुत सारी बातें कही, लेकिन दो बातें सबसे महत्वपूर्ण, अमेरिका के आगे हम कभी सरेंडर नहीं करेंगे, अमेरिका की कंडीशन हम कभी नहीं मानेंगे, और गाजा और फिलिस्तीन हमारे लिए प्रमुख मुद्दा है। ये इस पे बात होनी चाहिए। तो अमेरिका जो पैसा ऑफर कर रहा है, उस पैसे को ईरान रिजेक्ट कर चुका है। अमेरिका, जबकि ईरान सैंक्शंस में है, उसकी इकोनॉमी की हालत बहुत खराब है। मतलब उसमें आप सोचिए कि जो उसकी करेंसी है, उसमें आप एक कॉफी 10,000 रियाल, मतलब कुछ भी ऐसी स्थिति अजीब, मतलब उसका जो अगर आप कन्वर्ट करिए उसको डॉलर में, इसमें तो बहुत वो चला जाता है। इसलिए महंगाई वगैरह वहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वहाँ लोगों की हालत भी तंग हो जाती है, और उसको फिर अमेरिका और इजराइल इस्तेमाल करते हैं जन विद्रोह पैदा करने के लिए, जो कि वहाँ होता नहीं कभी, क्योंकि वहाँ के लोग समझते हैं कि हम लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं फिलिस्तीन के लिए, हम लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं पूरे मिडिल ईस्ट के लिए। वो मिडिल ईस्ट के रूलर्स को समझ में आए ना आए, लेकिन जनता को समझ में आ रहा है। तो ये जो देखिए स्थिति है, ये जो ईरान की बड़ी यूनिक स्थिति है, और भी बहुत सारी बातें ईरान ने शाया की हैं। उन्होंने बताया है कि इस तरीके से हमारे कैसे इजराइल कितना नजदीक पहुंच गया था वहां तख्ता पलटने के लिए, और कैसे इतनी मुश्किल से पूरी फोर्स आई, पूरी जो ना केवल मिलिट्री फोर्स बल्कि पॉलिटिकल एक यूनिटी एक दिखाया आम जनता ने कि उसकी विचारधारा इजराइल विरोधी है और अमेरिका विरोधी है। वो नहीं, किसी स्वतंत्र संप्रभु एक सॉवरीन नेशन को आप डिस्टेबलाइज नहीं कर सकते। ये सीधा प्रिंसिपल है। आज आप ईरान को करते, कल आप भारत को कर सकते हैं। भारत को लेके तो बहुत ही बुरे विचार हैं ट्रंप के। लोग कहते हैं इजराइल भारत का दोस्त है, लेकिन आप भारतीयों को देखिए, जूता मारा जाता है उनको इजरायलियों में, जूते से उनसे कहा जाता है कि हमें तुम्हारी सिंपैथी की जरूरत नहीं है। जो जायनिस्ट यहूदी है वो यही कहते हैं भारतीयों से कि हमें तुम्हारी सिंपैथी की जरूरत नहीं, तुम जाओ भागो यहां से, तुम हिंदू हो, हम हिंदुओं को नहीं मानते, हम तो गाय खाते हैं। ये सीधे कहते हैं वो, अब इसके कई वीडियोज हैं। तो ये मैं कह रहा हूं कि आप ये देखिए द ट्रीटमेंट ऑफ जायनिस्ट, हाउ द जायनिस्ट ट्रीट हिंदूज इन अ वेरी ब्रूटल मैनर। ये पूरी बात किसी को नहीं पता है। और ये बात, खैर मैं अब देखिए, मैं अकेला हूं, अब कर रहा हूं काम, शॉर्ट्स वगैरह मैं बनाऊंगा, कुछ टीम में खड़ी करने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये जो एक बात है ईरान को लेके ये। उसके बाद देखिए लेबनान में रॉकेट फायरिंग शुरू हो गई है। हिजबुल्लाह ने रॉकेट्स मारने शुरू कर दिए, जिसको लेके इजराइल में खलबली मच गई, बड़ी जबरदस्त। और मैंने आपसे कहा था कि हिजबुल्लाह बस सही वक्त का इंतजार कर रहा है, वो फिर से अपनी पूरी, जिसने जबरदस्त मदद की फिलिस्तीन की, हमास की,
पूरे जो जो लड़ाई चली 27 नवंबर तक 2024 तक, जब मतलब उसके पहले जब तक इजराइल ने जो हमला नहीं कर दिया लेबनान पे, वो हिजबुल्लाह ने बहुत मदद की। लेकिन अभी जो पूरी स्थिति है उसमें फिर से हिजबुल्लाह एक्टिव हो रहा है। उसके बाद अब देखिए सीरिया। अब सीरिया में अल-शरा जो है, जुलानी, ये जो जुलानी है, बाड़े का जिहादी, ये जो है ईरान के साथ इजराइल के साथ एक शर्मनाक समझौता करने जा रहा है। और उस समझौते के तहत गोलैन हाइट्स, जो सीरिया की एक मतलब हमेशा से है कि 1967 में इजराइल ने एनेक्स किया गोलैन हाइट्स को वेस्ट बैंक और गाजा के साथ, और गोलैन हाइट्स पे यूएन की पोजीशन है कि इजराइल का कब्जा है, लेकिन उसको अल-शरा मान लेगा इजरायली टेरिटरी है। अब बताइए कितना बड़ा धोखा ये जुलानी कर रहा है सीरियन राष्ट्रवाद से। अरे सुन्नियों, जो संभल जाओ, अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है। जो इसके साथ दे रहे हैं, 99% सुन्नी जनता ने थूक दिया है जुलानी पे, मैं जानता हूं, और मुझे बहुत रिस्पेक्ट है उनके प्रति। लेकिन जो भी 1% है, तुम्हारा अगर तुम्हारी कुछ दलाली कर रहे हो छोड़ो वो, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर जरा भी कॉन्शियंस है तो तुम कम से कम, जो भी विचारधारा के हो, तुम कम से कम ये सोचो कि जुलानी जैसे खराब आदमी को कम से कम कोसना शुरू करो। उसके बाद देखिए जो 2-3 बड़ी खबरें हैं, उसमें एक ये भी है कि कैसे जो जर्मन टेलीविजन के क्रूज ने पहली बार कहा है कि ईरान इजराइल के युद्ध के दौरान उनको इजराइल ने कवरेज नहीं करने दी। उसके बाद इटली का सबसे बड़ा सुपरमार्केट चेन है और जिसकी इजराइल में बहुत ब्रांचेज हैं, वो उसने इजराइल से अपने को पूरी तरह से विड्रॉ कर लिया है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देखिए एक खबर आई है कि पाकिस्तान कोई ऐसा न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, जो ऐसी मिसाइल बना रहा है, उसमें अगर न्यूक्लियर वेपन लगाओ तो वो अमेरिका तक पहुंच सकता है, और इतना बड़ा डिस्टेंस। अब ये खबर देखिए, बहुत सारी चीजें फेक भी होती है। हम लोग जानते हैं कि जो पाकिस्तान, अब वो असीम मुनीर वहां जाके ट्रंप से बात भी करते हैं, ठीक है भाई, वो नहीं, लेकिन अभी जो उन्होंने कहा था कि हम ईरान की मदद करेंगे, जिस तरह से वो मदद तो सामने आई नहीं, और ईरान ने भी उसको एक्नॉलेज नहीं किया कुछ ज्यादा। और ये जो सारी चीजें देखिए, वो एक ऐसी चीज, अच्छा, लेकिन अभी क्या है, चीन और भारत की बातचीत चल रही है। राजनाथ सिंह मिले हैं चाइना के डिफेंस मिनिस्टर से, और ये सारी बातें हुई हैं कि ऑपरेशन सिंदूर हमने क्यों किया, ये सारी बातें हुई। फिर ये हुआ कि हम लोग कैसे मिल बैठ के मामलों को सुलझा सकते हैं, तो उस लेवल पे भी बात हो रही है। चाइना पाकिस्तान में एक अलग से एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, और जो एक मतलब एक तरह से जो उनके बीच की बहुत सारी चीजें हैं उनको वो और उजागर करेगी। उसके बाद रशिया और चाइना मिलके कुछ नए हथियार बना रहे हैं, और ये जो नए हथियार हैं ये ईरान से वो शेयर करने की बात कर रहे हैं। अब नए हथियार क्या हो सकते हैं भाई? रशिया के पास सबसे भयंकर मिसाइल है, रशिया और चाइना के पास। जो ईरान की मिसाइल्स 18 मैक, तो रशिया की मिसाइल जो अवागार्ड वगैरह हैं 24-25 मैक। मतलब वो अगर इसकी ईरान की 18,000 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उनकी 24,000 किलोमीटर प्रति घंटा, चाइना की 25,000 किलोमीटर मतलब ये प्रति घंटा। इस तरह की उन मिसाइल्स, और ईरान ने दिखा दिया उन मिसाइल्स का क्या असर हो सकता है। इजराइल को तबाह कर दिया, तेल अवीव के 1/3 हिस्से को तबाह कर दिया है। और उसमें कितने, एक और कहानी है कि मोसाद के शायद 3,000 लोग मारे गए, जिस पे मैं रिसर्च कर रहा हूं, और वो मैं रिसर्च आपके बीच लाऊंगा जल्दी। तो ये देखिए आज की खबरें थी, और ये आपको मुझे आशा पसंद आई होंगी। मैं जैसा कि मैंने कहा, मैं दौरे पे हूं, और जैसे हो सकेगा वीडियोस आपके बीच में लाता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।